हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो हर आदमी के दिमाग में आता है कि यार साइन एक्स का ग्राफ कई बार देखा तो है, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ देखने के बाद भी लगभग बन नहीं पाता है। कभी कभी हम लोग साइन एक्स की जगह कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ को बनाने के पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। जैसे आप ग्राफ कैसे बनाते थे, जैसे आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालते हैं, फिर एक दूसरा पेयर निकालते हैं, x की वैल्यू डाल के फिर y की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही तो आप ग्राफ बनाते हैं ना। तो वैसे ही बच्चों आपको साइन एक्स का भी ग्राफ बनाना होता है। अगर आप साइन एक्स का बना लेंगे तो आप कॉसेक एक्स का भी बना लेंगे, टेन एक्स का बना लेंगे तो कॉट एक्स का भी बना लेंगे, फिर आप साइन एक्स का बना लेंगे तो साइन टू एक्स का भी बना लेंगे। तो कई सारे ग्राफ के वेरिएंट होते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स के लिए देखते हैं। तो कई बच्चों से मैं कहता हूँ साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वो कंफ्यूजन में कॉस एक्स का बना देते हैं। तो ये ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें। आप ऐसा करो, एक्स इसमें 0 डिग्री डालो तो वाई भी 0 आ जाएगा। एक्स को अगर आप 0 डालेंगे तो वाई भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो ओरिजिन से पास करता हुआ आप ग्राफ बनाइए। और बाकी नेचर तो आपको पता ही है कि ये ग्राफ पीरियोडिक होता है। तो ग्राफ इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे बन रहा है, आप अपनी कॉपी में भी बनाइए। और नहीं बना रहे हैं तो फिर ध्यान से देखिए। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया मैंने? x को 0 डाला तो y 0 आ गया। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ओरिजिन से पास होगा। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, जैसे π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये जब मैं पॉइंट्स लिखता हूँ तो कई बच्चों को इन पॉइंट्स को देखने में प्रॉब्लम होती है। वो सोचते हैं कि सर ये आपने पॉइंट्स आपको लर्न है कि आपने लिख कैसे दिए। तो भाई हमको ये पॉइंट्स कोई लर्न वगैरह नहीं है। मैं आपको इसका जनरल तरीका बता देता हूँ कैसे लिखे जाते हैं पॉइंट्स। आप ऐसा करो, मन में आप n π/2 एज्यूम कर लो। आप ऐसा करो, आप अपने मन में n π/2 एज्यूम कर लो। जब आप n की जगह 0 डालोगे तो आप ओरिजिन पे आ जाओगे। मतलब 0 इंटू π/2 0। n की जगह 1 डालोगे तो π/2 हो जाएगा। ध्यान देखो, n की जगह 2 इधर ध्यान देखो, n की जगह 0 डालोगे तो आप ओरिजिन पे हो जाएगा। n की जगह 1 डालोगे तो π/2 बन जाएगा। n की जगह 2 डालोगे तो 2 2 कैंसिल होके पाई बन जाएगा। n की जगह 3 डालोगे तो 3π/2 बन जाएगा। n की जगह 4 डालोगे तो 2 पाई बन जाएगा। n की जगह 5 डालोगे तो 5π/2 बन जाएगा। n की जगह 6 डालोगे तो 3 पाई बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने मन में इस तरह से एक पॉइंट एज्यूम कर लिया करिए। उसके बाद ये एक पीरियोडिक ग्राफ होता है, मतलब अपनी वैल्यू रिपीट करता रहता है। तो आप आगे जाकर कहीं पे भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 0 से 2 पाई के ही बीच में आपको ग्राफ लिखने होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कभी कभी पॉइंट्स जो होते हैं -3π/2 से 3π/2 के भी बीच में दिया जा सकता है, -π/2 से π/2 के बीच में भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने मन में क्या एज्यूम कर लो? आप अपने मन में n π/2 एज्यूम कर लो, ठीक है। हाँ, बाकी ग्राफ को अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। π/2 का मतलब सभी बच्चों को क्लियर है कि आपके सर ने इतना तो पढ़ाई है कि π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। और -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। अगेन 5π/2 पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, जिसको आप पहले से भी जानते हैं कि साइन एक्स के ग्राफ की जो रेंज होती है, जो साइन एक्स के ग्राफ की रेंज होती है वो होती है -1 से 1। तो अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की रेंज लिखेंगे तो वो तो बहुत आसान है लिखना, कोई भी लिख सकता है इसको। तो रेंज क्या है? मतलब ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y नोन एज रेंज। तो मतलब आपने x कुछ भी डालते रहो -∞ से लेकर +∞ तक, ये वैल्यू जो देगा वो अपनी हमेशा -1 से 1 के बीच में ही देगा, ठीक है। और डोमेन क्या होती है? डोमेन का मतलब इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हर x पर ये कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जरा ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना होगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन पाई, तो वो क्या है? 0। क्यों? क्योंकि पाई पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां y की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 2 पाई भी क्या है? 0। साइन 3 पाई भी क्या है? 0। इसका मतलब बच्चों अगर हम कहना चाहें कि साइन n पाई क्या होगा तो आप कहेंगे 0, जहां पर n क्या होता है? n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स।
तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, मैंने एक जनरल रिलेशन लिखा है जो आपको याद नहीं करना, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारी चीजें अब मैं लिखने वाला हूं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझिए कि साइन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे ये क्या है, जीरो है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन एन पाई क्या है, इज जीरो, जहां पे एन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। बोलो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, वेरी बहुत इजी होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखने सिखा दिए कि पॉइंट्स किस तरह से लिखो, है ना, पॉइंट्स भी आपको लिखने आ गए। अब बच्चों जरा इस ग्राफ पे ध्यान देना, इस ग्राफ पे ध्यान दो थोड़ा सा। ये ग्राफ बच्चों वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अब आप कहोगे सर ये सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का बच्चों मतलब होता है कि ये ग्राफ अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो ग्राफ का पोर्शन होता, मतलब जैसे उसका डिजाइन होता, वैसे ही वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी इस ग्राफ का डिजाइन होता। मतलब ये डिजाइन इस तरह से होता, देखो आपकी स्क्रीन पे बन रहा है वो डिजाइन, समझ रहे हो? मतलब जैसा डिजाइन अगर वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में है और वैसा अगर सेम डिजाइन वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ग्राफ सिमेट्रिकल है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डिजाइन राइट हैंड साइड पे अलग है, लेफ्ट हैंड साइड पे अलग है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ एक ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ऑड फंक्शन की पहचान ये होती है कि जब y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल ना हो तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। लेकिन अगर y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल हो तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? इसका मतलब होता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ क्या है, एक ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑड फंक्शन को पहचानने का क्या तरीका है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। और सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल का मतलब हुआ जो राइट हैंड साइड में ग्राफ बना हो वैसा ही सेम ग्राफ अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बना होता तो ये सिमेट्रिकल होता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए ये ऑड फंक्शन। बोलो समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। क्यों होता है बच्चों ऑड फंक्शन? बिकॉज इट इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। बोलो भाई समझ में आया इतनी बात? ओके, तो बच्चों ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों साइन एक्स के ग्राफ के बारे में हम लोग काफी कुछ समझ चुके हैं, अब हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ये हमारे सर में बताया भी है। इसका मतलब सर कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली, कॉस एक्स का ग्राफ इवन फंक्शन ही होता है। अगर आप इस ग्राफ को बनाना चाहें कॉस एक्स का ग्राफ तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप अपनी कॉपी में डालिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स। किसका ग्राफ बना रहे हैं आप? y इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए, तो cos x का ग्राफ हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो cos x का ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने बताया था कि भैया ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, इसके लिए x की जगह 0 डालो। जब x 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये 0,1 से पास होगा, 0,0 से पास नहीं होगा। तो बच्चों उस ग्राफ को बनाते हैं। देखो ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है, आप भी बना सकते हो, ये कोई टफ ग्राफ नहीं है, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो। तो ये देखो बच्चों ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, आप चेक करो, जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में बना है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में बना है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। और अगेन आप, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो तो आप दोबारा समझ लो। आप अपने मन में n पाई बाय 2 एज्यूम कर लो। तो n को 0 डालोगे तो यहाँ पे, 1 डालोगे तो यहाँ पे, 2 डालोगे तो यहाँ पे, 3 डालोगे तो यहाँ पे, बोलो समझ में आ रहा, 4 डालोगे तो यहाँ पे, 5 डालोगे तो यहाँ पे, 6 डालोगे तो यहाँ पे,
देखो कितने आसान होता है पॉइंट्स लिखना। और बच्चों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो इस पॉइंट में मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा अभी मैं थोड़ी देर में, ठीक है? इधर ध्यान देते रहे सब लोग। बच्चों एक बात बताना मैं ये भूल गया कि जैसे आपको साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताना सिखाया ना, तो साइन एक्स का कई लोग कहते हैं कि जो पीरियड होता है फंडामेंटल पीरियड वो 2 पाई होता है। अब पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 पाई पे एक एक्सिस ड्रॉ कर दें, इधर ध्यान दो बच्चों, ये देखो हमने 2 पाई पे एक एक्सिस ड्रॉ की है, तो इसका मतलब ये 2 पाई के बाद अपना नेचर वैसे ही रिपीट कर रहा है जैसे ये ओरिजिन से रिपीट कर रहा था। चेक करो, 2 पाई से ये अपना नेचर फिर से रिपीट करना चालू कर दे रहा है ना, ग्राफ में आपको विजिबल भी है। इसीलिए आपको एएसटीसी में पढ़ाया गया होगा कि साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। याद करो आपको पढ़ाया गया है साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो 2 पाई के बाद अपने ग्राफ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अगर नहीं याद आए आपको, जो पढ़ा हुआ है नहीं याद है, पता नहीं है, तो आप भैया ऐसे ही याद कर लो फिर तो, कि साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये ग्राफ से भी विजिबल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जिसको साइन की पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है, वो कॉस की कहानी पूरी खुद ही बना सकता है खुद से, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो उनके लिए तो मैं दोबारा बता ही रहा हूं। तो क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे +1 लिखिए, यहाँ पे -1 लिखिए। रेंज आप खुद लिख सकते हैं। रेंज क्या लिखेंगे बच्चों, रेंज होगी इसकी -1 से 1, और डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। देखो रेंज और डोमेन का तो आपका रिवीजन हो गया। हाँ, और क्या करेंगे बच्चों, जरा यहाँ पर इसका वो देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट? यस, ये सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब cos ऑफ -x क्या हो गया, cos x हो गया। दैट इज cos x इज क्या है, एक इवन फंक्शन। क्या है ये, इवन फंक्शन। तो बच्चों इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें जहां जहां x होता है, अगर हम उसको -x से रिप्लेस कर देते हैं और वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। जैसे आपके पास y इक्वल टू cos x था, उसमें आपने x को -x से रिप्लेस किया, तो वापस y इक्वल टू cos x आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इवन फंक्शन हुआ। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, आप थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। आप y एक्सिस पे एक और एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, y एक्सिस के पैरेलल 2 पाई पर एक और एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। जब आप ड्रॉ करेंगे तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि 2 पाई से वही ग्राफ वापस रिपीट हो रहा है जो ओरिजिन से हो रहा था। ध्यान दो, हो रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का पीरियड भी क्या है, 2 पाई है। क्या है, 2 पाई है। तो बच्चों पीरियड एक और फंडामेंटल पीरियड, मतलब याद रखिएगा, मतलब दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं। और पीरियड से आप कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। तो cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों सबका पीरियड 2 पाई नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सबका पीरियड 2 पाई नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब आप ऐसे मत सोचिएगा कि 10x का भी पीरियड पाई है, ऐसा थोड़ी नहीं है भाई। एएसटीसी रूल अलग है, लेकिन मैं यहां जो आपको बता रहा हूं फंडामेंटल पीरियड की बात बता रहा हूं। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद ग्राफ अपना नेचर रिपीट करे, उसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। बोलो भाई, समझ में आया? तो आपने सीख लिया बच्चों y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ऐसा कोई भी सिंगल बच्चा जिसको ना क्लियर हो भाई मेरे को बता दे अभी भी, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। क्योंकि अब मैं इसके आगे कंटिन्यू ले रहा हूं, यानी मैं आपको y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ भी बताने जा रहा हूं। ओके, तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, और ग्राफ का लेवल धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा, इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो 10x का ग्राफ तो कई लोग देख करके भी गलत बनाते हैं। उसको बनाने का आसान तरीका ये होता है, भाई 10x का ग्राफ किसने नहीं देखा होगा, सभी ने देखा होगा।
10x का ग्राफ देख, खोल लो एनसीईआरटी वगैरह सब जगह तो बना। सबसे पहले 10x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, आप सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करिए। कई लोग बच्चे सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ ही नहीं करते, बिना सपोर्टिंग लाइंस के ही ग्राफ उनका बनने लगता है, फिर वो सही ढंग से बन नहीं पाता, जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, गलत हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप थोड़ी सपोर्टिंग लाइंस पहले बनाया करिए, बिना सपोर्टिंग लाइंस के ग्राफ बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा 10x ग्राफ। तो 10x ग्राफ में सपोर्टिंग लाइंस की जरूरत पड़ती है। ये मैंने सपोर्टिंग लाइंस आपकी स्क्रीन पे अभी बनाई है। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी स्केल पेंसिल वगैरह यूज करिए, आप भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2, यहां हो गया -π/2, -π। ये देखो मैंने बच्चों पॉइंट्स वैसे ही लिखे हैं जैसे मैंने आपको बताए थे। अब बच्चों चेक कर लो, 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि 10π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। सुनिएगा ध्यान से भाई, अगर आप x π/2 डालेंगे तो वहां पे ग्राफ क्या हो जाएगा, y इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तभी तो अपनी वैल्यू वो इन्फिनिटी पे जाकर के ले सकता है। इसलिए बच्चों मेरे को यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, सपोर्टिंग लाइंस की, वर्टिकल सपोर्टिंग लाइंस की, क्योंकि मेरे को ग्राफ क्या बनाना होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो समझ में आया? तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो π/2 पे ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया और ये इस तरह से बन गया। ये होता है y इक्वल टू 10x का ग्राफ। फिर से देखो बच्चों, दोबारा बनाते हैं, बन रहा ना y इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं y इक्वल टू 10x, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई टफ चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। y इक्वल टू 10x का ग्राफ है। तो बच्चों y इक्वल टू 10x के ग्राफ का आपको नेचर पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से बनता है। हालांकि इस ग्राफ का यूज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ हायर लेवल पे तो यूज है ही। अभी यूज नहीं होगा जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 100%। अच्छा ये बात बताओ, आप लोग यहां से जरा ध्यान से देखना कि जैसे आप y एक्सिस के राइट हैंड साइड में देखो, ग्राफ का कौन सा पोर्शन बना है, फिर आगे बढ़ते चले जाओ, तो ये ग्राफ अपना नेचर रिपीट कब कर रहा है, कोई बता सकता है बच्चा, ये ग्राफ अपना नेचर रिपीट कब कर रहा है? ये ग्राफ अपना नेचर जो है, हाँ बेटा बोलो, पाई पे। अच्छा हाँ ठीक है, ये बच्चों पाई के बाद अपना नेचर फिर से रिपीट कर रहा है। ये देखो जो पाई सपोर्टिंग लाइंस है, वहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ये देखो, ये ग्राफ अपना वहां से नेचर वापस रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और हाईलाइट करूं, तो ये ग्राफ एक तो ये था, देखो मैं रेड कलर से वापस मार्क कर रहा हूँ, फिर ग्राफ ये था, और उसके बाद क्या हो गया, ये ग्राफ वापस वैसे ही चालू हो गया। तो बच्चों इसलिए मैं आपको बता रहा था, आप ऐसा नहीं सोच लेना कि सभी का पीरियड जो होता है 2π होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। 10x का पीरियड पाई होता है। हाँ ये तो बात की बात है कि 10 2π + x भी 10x होता है, वो तो होता ही है, लेकिन 10π + x भी 10x होता है। और अपने मन से आप सोच भी लो भाई, ASTC रूल पढ़ते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, AST, तो 10 ही तो आता है वहां पे, और वहां 10π + x 10x ही तो होता है। तो आप अपने मन से ऐसे मत कर लीजिएगा कि सबका पीरियड 2π है, 10x का ही पीरियड पाई होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कई जगह यूज भी होता है कि 10x का पीरियड क्या है, तो आप 2π मत लिख दीजिएगा, 10x का पीरियड पाई होता है, ठीक है। हाँ ये तो सभी के लिए वैलिड है भाई, कि 10 2π + x cos x 2π + x, ये तो एक रोटेशन होता है, ये तो सभी के लिए वैलिड होता है कि रोटेशन करने पर वापस वैल्यू रिपीट होने लगती है। और बच्चों ये ग्राफ सिमेट्रिकल तो है नहीं y एक्सिस के अबाउट, तो ये एक ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, दैट इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद रखना होगा किस तरह से मैं बता रहा हूं। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। ओके अब बच्चों थोड़े से मैं चेंजेस कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें टफ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूँ हल्का सा, इधर ध्यान देना सब लोग।
y इज इक्वल टू मेरे को साइन 2x का ग्राफ बनाना है, 2x का ग्राफ। तो जो बच्चा y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ समझ चुका है तो y इज इक्वल टू साइन 2x का बना सकता है, या y इज इक्वल टू 2 साइन 2x का भी ग्राफ बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। चलिए अभी तो मैं इतना ही करता हूं, पहले y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ सोचता हूं बनेगा कैसे। तो बच्चों कभी भी आपको सबसे पहले ध्यान देना, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन का ग्राफ मत बनाइएगा। पहले आप जो उसका बेसिक फंक्शन है, जैसे साइन 2x का बेसिक फंक्शन क्या है, साइन x, तो पहले आप साइन x का ही ग्राफ बनाइएगा। आप डायरेक्टली किसी ग्राफ को अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो बन नहीं पाएगा, उस चक्कर में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप सिर्फ साइन x का ही ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। देखो मैंने साइन x का ग्राफ बना दिया, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। तो बच्चों ये साइन 2x का नहीं है, ये साइन x का है। ठीक है, किसका ग्राफ है, साइन x का। तो मैं दोबारा लिख देता हूं x, साइन x। अब बच्चों आपको जस्ट इसी के नीचे साइन 2x का ग्राफ बनाना है। तरीका क्या होगा वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो आपका ध्यान चला जाए फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो बच्चों करना क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है ना इनको ठीक नीचे ड्रॉप करो, ये सारे पॉइंट्स नीचे प्रोजेक्ट करते चले जाओ, यही वाले सेम पॉइंट्स करो, प्रोजेक्ट करो, तभी आप समझ पाओगे कि ये ग्राफ बनना कैसे है। तो ग्राफ बच्चों हम लोग 0 से 2 पाई में ही बना रहे हैं। ठीक है, सारे ग्राफ हम लोग ज्यादातर 0 से 2 पाई में ही बनाते हैं। अब बच्चों यही सेम ग्राफ नीचे बना दो, मतलब यही साइन जो ग्राफ अभी आपने बनाया था इसी ग्राफ को फिर से नीचे बनाओ। चलो बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, बन गया। अब बच्चों बस पॉइंट्स में थोड़ा सा चेंज कर लो, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, हर पॉइंट को तुम जो x का कोफिशिएंट क्या है, देखो इधर देखो सभी बच्चे, साइन 2x में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हर पॉइंट को तुम 2 से डिवाइड कर दो। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 आएगा, पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, 3 π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 π/4 हो जाएगा, 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई हो जाएगा। लो बच्चों बन गया y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। तो तुम कहोगे सर ये ट्रिक होती है क्या, यस ये एक ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक यूज नहीं करोगे तो फिर आपको हर पॉइंट सोच सोच के बनाना पड़ेगा कि साइन 0 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे वो 1 कब होगा, जब x π/4 होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप y इज इक्वल टू साइन 2x में आप x π/4 वहां पे पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, चेक कर लो। तो आपने इस ग्राफ में जब x क्या डाला π/4 तो वैल्यू क्या आई 1। बोलो समझ में आया ग्राफ। अब चेक कर लो आगे, उसके चेक करो सभी बच्चे, चेक करो π/2 पे चेक करो वो 0 आ रहा है, साइन 2x में x की जगह π/2 डाल दो तो साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई तो 0 होता ही है। बोलो समझ में आया। तो बच्चों ये एक ट्रिक होती है कि अगर y इज इक्वल टू साइन 2x क्या, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, साइन 100x, कोई भी ग्राफ बनाना आप पहले यही ग्राफ बना लीजिएगा, उसके बाद सारे पॉइंट्स नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, और जितने पॉइंट्स है सबको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो हमने हर पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 होता तो मैं 3 से डिवाइड कर देता। बोलो समझ में आया। तो ये y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। ओके, ये y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैं y इक्वल टू साइन 2x के ग्राफ को वापस थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये आपका y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना, ऊपर वाला नहीं है नीचे वाला है, y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ। हाँ भाई समझ में आ गया सभी बच्चों को कि किस तरीके से y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाया गया। ओके समझ गए होंगे आप लोग। यस बेटा बताइए। सर अगर एग्जाम में बनाने को आया तो हम लोग को केवल नीचे वाला बनाना है कि ऊपर वाला भी शो करना है? नहीं, नीचे वाला आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, गलत हो जाएगा। आप ऊपर वाला बनाओ और उसके बाद नीचे वाला बना करके उसको डार्क कर देना, जैसे मैंने अभी डार्क किया है, और उसके ऊपर एरो बना के लिख देना y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है,
डायरेक्टली आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे वो आपके सब गलत होते चले जाएंगे। जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे ही बनाओ। हालांकि बुक्स वगैरह में सब डायरेक्ट बनाए गए हैं, लेकिन डायरेक्ट बन नहीं पाते हैं प्रैक्टिकली। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी सी बात और बढ़ा लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और बढ़ा रहा हूं आपको। मैं इससे सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो। y इज इक्वल टू 3, चलो 3 नहीं, छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2। बच्चों इसका ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2, इसका ग्राफ। तो बच्चों आपको मैंने क्या सिखाया आप उसी को यूज करिएगा। पहले आप कहेंगे सर y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना लेंगे। सर फिर y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 का ग्राफ बना लेंगे। और सर y इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 का ग्राफ बना लेंगे। और 2 साइन x बाई 2 का कंसेप्ट क्या है? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान काम होता है, क्योंकि सर हम लोग को बताया गया है कि जो साइन x होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो सर किसी भी एंगल का साइन हो, चाहे वो x बाई 2 हो, चाहे x बाई 5 हो, चाहे x बाई 6 हो, चाहे 100x हो, कोई भी साइन x हो, वो लाए तो -1 से 1 के बीच में करेगा। तो उसका मतलब बच्चों साइन x बाई 2 भी किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब पूरी इक्वेशन में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन x बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से +2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब आपको ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते कैसे जरा समझो। एम्पलीट्यूड आपने फिजिक्स में देखा होगा कभी ना कभी। तो देखो हम बनाने जा रहे हैं, इधर ध्यान दो। तो सारे ग्राफ बच्चों हम 0 से 2 पाई में बना रहे हैं, तो आप भी 0 से 2 पाई में ही बनाओ, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके देखो बच्चों, ये साइन का ग्राफ बन गया, ये साइन एक्स का ग्राफ है। इधर ध्यान दे सभी बच्चे, ये साइन एक्स का ग्राफ बना है। पॉइंट्स लिखिए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई लिखा। अब आप एक काम करिए, काम ये करिए, नीचे जा करके दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और सारे पॉइंट्स को उठा के पहले नीचे की तरफ प्रोजेक्ट मारिए। ये देखिए सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ लाइए। ठीक है, आगे पॉइंट्स। अब काम आपका आसान हो गया। सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सर हमको 2 साइन 2x का x बाई 2 का ग्राफ बनाना है। तो हमने कहा पहले साइन x बाई 2 के लिए आप क्या करोगे? सर आपने बताया था जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 थोड़े ना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है। तो अगर आप पाई बाई 2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, ध्यान देना भैया, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 नहीं है, 1/2 है। तो आप हर पॉइंट को क्या करोगे? जब आप हर पॉइंट को 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो जब पाई बाई 2 को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई हो जाएगा भैया। बोलो समझ में आया? ये 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। भाई हर पॉइंट को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, यही तो सिखाया ना हमने। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 थोड़ी नहीं है, 1/2 है। साइन x बाई 2 में x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। हर पॉइंट को 1/2 से डिवाइड करोगे तो यही तो पॉइंट्स आएंगे। समझ गए ना? अब बच्चों ग्राफ बना लो, उसका ग्राफ बनाओ। अरे ग्राफ बनाते समय उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा लेना, क्योंकि पहले तो ग्राफ आपका कहां से कहां लाई करता था? -1 से +1। अब कहां से लाई करेगा? -2 से +2। तो ग्राफ की हाइट थोड़ी बढ़ा लेना। ये देखो बच्चों मैंने ये हाइट बढ़ाई, जितनी हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे। देखो ग्राफ बन गया, ये बन गया। इधर ध्यान दो सब लोग, ये ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2। बोलो समझ में आया सबको? ये y इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 का ग्राफ है। अगर आप डायरेक्टली बनाएंगे तो डायरेक्टली बन नहीं पाएगा, आपसे गलत और हो जाएगा। इसलिए जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे बनाइएगा। तो ये +2 और ये -2। तो मैंने इसकी रेंज भी लिखी -2 से +2। तो कोई भी एक बच्चा जिसको समझ में ना आया हो भैया वो दोबारा बताएं, दोबारा बता देंगे। ऐसा कोई बच्चा जो ना समझ पा रहा हो अभी भी, हालांकि हम पढ़ा तो बहुत धीरे रहे, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो तो भैया बता देना, हम बता देंगे दोबारा।
ओके, तो सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ। तो ये तो ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सिखा रहा था। चलिए बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, कुछ ग्राफ और सीख लेते हैं। y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ। सभी बच्चे y इज इक्वल टू अब sec x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए y इज इक्वल टू sec x। देखिए y इज इक्वल टू sec x अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। y इज इक्वल टू sec x के ग्राफ के लिए पहले आप y इज इक्वल टू cos x का ही ग्राफ बनाएंगे, तभी आप बना पाएंगे y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ। समझो हमारी बात, पहले आपको y इज इक्वल टू cos x का ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाइए। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो भाई, ठीक है, ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बन गया। पॉइंट्स लिखो, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इधर लिखना चाहो उधर भी लिख लो, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। अच्छा, जो इसके पहले ग्राफ बनाया था उसको क्रॉस चेक कर लेना भैया। क्रॉस चेक किया आपने? चेक करो जरा, x की वैल्यू पाई डालने पे 2 आ रहा है, ये चेक करो x की वैल्यू। यस सर। सभी लोग क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है हम ज्यादा समझाने के चक्कर में कभी कभी गलत पढ़ा ले जाते हैं। तो नहीं सर, आप आ देख रही है, लीजिए। 2 आ रही है। तो x इक्वल टू पाई डालने पे आप चेक कर लेना, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये 2 आ भी रहा है, मतलब आप क्रॉस चेक कर लेना ग्राफ को, क्योंकि हम समझाते ज्यादा है, उस चक्कर में कभी कभी कुछ बातें रह जाती हैं। देखो उधर, तो y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू sec x के लिए पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाइए। उसके बाद आप सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करिए, जितने भी पॉइंट्स है सब पे सपोर्टिंग लाइंस लीजिए, यानी कि ये सपोर्टिंग लाइंस ये सब पे आपको सपोर्टिंग लाइंस लेनी पड़ेगी। आप लाइट कलर भी कर सकते हैं, लाइट कलर ले लीजिए। इसको कहते हैं सपोर्टिंग लाइंस। जहां जहां ग्राफ कट कर रहा है वहां वहां पे आपको सपोर्टिंग लाइंस बनानी है। तो अभी हमने sec x का ग्राफ नहीं बनाया है, अभी कंफ्यूज मत होना, ये cos x का ग्राफ है। अब हम sec x का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम sec x का बना रहे हैं, चलो ध्यान देते हैं। तो ये बच्चों sec x का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे अब बनाने जा रहे हैं हम। ओके, sec x का ग्राफ। तो sec x के ग्राफ के लिए हमें क्या करना होता है, जरा ध्यान देते हैं। तो ये ग्राफ मतलब इस तरह से बनता है, लाइक दिस। ये जो भी मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर आ गया होगा। ये बच्चों जो बना रहा हूँ ना, यही sec x का ग्राफ है। हालांकि इसका यूज कम होता है, लेकिन ग्राफ यही है। आप डायरेक्टली अगर बनाएंगे तो वो गलती हो जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा sec x का ग्राफ बनाना कैसे है। सभी बच्चे ध्यान दें, sec x के ग्राफ को किस तरह से बनाना है। तो ये sec x के ग्राफ को बनाने का तरीका है बच्चों। तो sec x का ग्राफ ये होता है, मतलब कि जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर की लाइंस बनाई है ना, वही sec x का ग्राफ है। तो sec x का ग्राफ इस तरह से होता है। कहोगे सर ये ग्राफ ऐसे क्यों बन गया है? अरे ऐसे ही तो बनेगा, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या होता है, 0 पे तो ये वैल्यू 1 लेगा ही लेगा भाई, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। लेकिन बच्चों जहां पर ये cos x 0 होता है ना, तो ये वो वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे पाई बाई 2 पे cos क्या होता है, 0 होता है। आप चेक कर लो ना, cos पाई बाई 2 पे क्या होता है, 0 होता है। तो sec पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस ही तो होगा, इसलिए ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ। मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट हो जाता है पैरेलल टू y एक्सिस। हाथ थोड़े से बनाने में काम जा रहे हैं, आप अपना बना लो। तो ये देखिए पैरेलल टू y एक्सिस मैंने कर दिया, मतलब आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि ऐसे क्यों हो गया अचानक। तो
समझ तो गए होगे आप, ठीक है। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ होता है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया है, हालांकि इसका यूज कम है, लेकिन अब हायर लेवल पे जाएंगे तो फिर इसका यूज है, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। और ये भैया मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपकी एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अभी बहुत कोई रफ एंड टफ पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ एनसीईआरटी ही है, मतलब आपकी जो स्कूल की एनसीईआरटी आर डी शर्मा वही चल रही है अभी, ठीक है ना। तो ये एमएल अग्रवाल में भी है, आईसीएससी वगैरह बोर्ड वाले अपनी बुक खोल सकते हैं एमएल अग्रवाल, और आईएससी वाले एमएल अग्रवाल खोल लें, और 12 जो 11th वाले सीबीएसई वाले होंगे वो आर डी शर्मा या एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, ये ग्राफ एनसीईआरटी के ही बने हुए हैं, मतलब मैं कोई अलग से रफ एंड टफ नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए भाई अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू किसका बन गया, cosec x। अरे cosec x का तो आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि आप तरीका सीख गए ना कैसे बनाना है, जैसे आपने अभी sec x का बनाया है वैसे ही आप cosec x का बनाइए। cosec x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन x का ग्राफ बनाइए, सभी बच्चे अपनी कॉपी में धीरे से साइन x का ग्राफ बना लेंगे। चलिए तो साइन x का ग्राफ, क्योंकि cos x जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो पहले आपको साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये साइन का ग्राफ है। चलिए भाई ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ये हो गया माइनस π/2, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया -3 π/2, ये हो गया -2 पाई, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि सारी सपोर्टिंग लाइंस आपको उठानी पड़ेंगी, जहां जहां ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब जहां जहां वैल्यू 0 ले रहा है ग्राफ, वहां पर वो पैरेलल टू y एक्सिस होना है, तो इसलिए जहां पे 0 हो रहा है, मतलब जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां से आप सपोर्टिंग लाइंस ऊपर की तरफ उठा दीजिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपको करना क्या है, आप अपना ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ तो आप बना ही सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये बन रहा है cosec x का ग्राफ, अब मैं बना रहा हूं cosec x का ग्राफ, ये है cosec x का ग्राफ। ओके, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आपको भी बनाना है, मेरे ख्याल से आप ग्राफ तो बनाना सीख ही गए होंगे आज की डेट में, कैसे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, किसका हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू cosec x का ग्राफ। रीजन वही सेम है कि भैया ये cosec साइन तो होता तो है, लेकिन 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होएगा ही होगा, क्योंकि साइन π/2 पे 1 होता है, तो cosec π/2 भी 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। लेकिन जहां पर ये पाई पे 0 होता है, तो cosec पाई यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, तो ग्राफ जो है पैरेलल टू y एक्सिस हो जाता है, ठीक है भैया, सब लोग समझ गए, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो cosec x का ग्राफ मैंने आपकी स्क्रीन पे बना रखा है, आपको टाइम लेना है तो आप टाइम लेके बना लो भले। cosec x का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे बन चुका है, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं वही cosec x का ग्राफ है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक लास्ट ग्राफ बना रहे हैं जिसका यूज कम ही होता है। किसका ग्राफ बचा है लास्ट में, y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ, y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ, एक लास्ट ग्राफ यही बना है। तो cot x का ग्राफ के लिए वो कोई कंसेप्ट बहुत इजी है, cot x का ग्राफ तो कुछ भी नहीं होता है, हाँ बस आपको sin x और सॉरी आपको cosec x और sec x का बेहद अजीब लगा होगा कि ये कैसे ग्राफ बन रहा है। और याद रखिएगा cosec x और sec x का ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको cos x और sin x का ग्राफ बनाना पड़ता है, तभी आप बना पाएंगे। मतलब आप डायरेक्टली मत बनाइएगा, डायरेक्टली कोई भी ग्राफ बनाएंगे आपका बन नहीं पाएगा, ठीक है।
ओके, तो सपोर्टिंग लाइंस बेटा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन तो किया। सपोर्टिंग लाइंस बेटा कुछ ग्राफ में जहां पे नीड पड़ती है वहां पे बनाते हैं। जैसे कॉसेक एक्स में हमको जरूरत पड़ी ना, तो मैंने वहां पे बनाई। बच्चों सपोर्टिंग लाइंस का कंसेप्ट ये होता है, मैंने आपको यही तो समझा रहा था अभी इतनी देर से। सपोर्टिंग लाइंस बच्चों इसलिए बनाते हैं कि ग्राफ वैल्यू क्या लेता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लेता है ना। ग्राफ क्या लेता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस वैल्यू लेता है। ध्यान से सुनो हमारी बात। ग्राफ क्या लेता है, जब इंफिनिटी वैल्यू लेता है, तो जब y इंफिनिटी होगा तो ग्राफ को हमें क्या दिखाना होता है भाई, जब y अपनी वैल्यू इंफिनिटी लेगा तो ग्राफ को हमें क्या दिखाना होता है, ग्राफ को हमें दिखाना होता है पैरेलल टू y एक्सिस। और भैया पैरेलल टू y एक्सिस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सपोर्टिंग लाइंस बनानी पड़ती है। और जितनी सपोर्टिंग लाइंस बना रहे हैं ये पैरेलल टू y एक्सिस ही तो है, x एक्सिस के पैरेलल थोड़ी नहीं है सपोर्टिंग लाइंस। ये जितनी भी सपोर्टिंग लाइंस बनाई है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के तो पैरेलल है। बोलो समझ में आया। तो जब अपनी ग्राफ वैल्यू यानी y जब इंफिनिटी लेता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिंग लाइंस बनाते हैं। ओके समझ गए, क्या बात है, तुम लोग समझने पे भी मैसेज कर रहे हो। चलो ठीक है। ओके ओके, तो अब हम कॉटेक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब बच्चों कॉटेक्स भी तो अपनी वैल्यू इंफिनिटी तो लेता ही है ना, तो कॉटेक्स के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सपोर्टिंग लाइंस की जरूरत पड़ेगी तो उसको बनाएंगे। क्योंकि अगर tan x अनडिफाइंड होता है तो cot x भी तो अनडिफाइंड हो सकता है। कहां पर होगा, जहां पे tan 0 होता है तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। tan कहां पे 0 होता है, tan 0 पे 0 होता है। इसका मतलब cot x का मतलब cot x का ग्राफ 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan π/2 पे 0 होता है, ध्यान सुनो, सॉरी tan π/2 पे अनडिफाइंड होता है तो cot π/2 पे 0 हो जाएगा। भाई आप समझो हमारी बात, जो हम बोल रहे हैं बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, हमारी बात समझो। तो हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं अगर tan 0 पे 0 होता है तो cot 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि 0 पे ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो समझ में आया। और अगर tan π/2 पे अनडिफाइंड होता है तो यानी cot π/2 पे क्या हो जाएगा, 1/tan π/2, मतलब 1 अनडिफाइंड, तो 1 अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, 0। मतलब जहां पे tan अनडिफाइंड हो रहा था वहां पे cot 0 ले लेगा, जहां पे tan 0 हो रहा था वहां पे cot अनडिफाइंड हो जाएगा। अब समझ में तो आ ही गया होगा भाई, बहुत देर से समझा रहे हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अरे पॉइंट्स तो लिखे ही नहीं, रुको पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, जस्ट वेट। अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना। ओके बच्चों, तो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर आपको दिया है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना है, तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आप y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, शिफ्ट करने पर जहां पे 0 था वहां पे π/4 आ जाएगा, जहां पर π/2 था वहां π/2 प्लस π/4 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। इसलिए मैंने हर पॉइंट में डायरेक्टली ऐड कर दिया π/4 और आपका ग्राफ बनकर के तैयार हो गया। और बच्चों अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना, तो आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ को a यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। यानी इसमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं ओरिजिनल ग्राफ को, और इसमें ओरिजिनल ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा मतलब समझ लो। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/4 बनाना है, तो अपने ग्राफ को π/4 यूनिट्स आगे शिफ्ट कर दो। x प्लस π/4 बनाना है तो अपने ग्राफ को π/4 यूनिट्स पीछे शिफ्ट कर दो। और पीछे शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ, पीछे शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट में आप π/4 ऐड करने की बजाय माइनस करेंगे। तो हर पॉइंट में अगर हम π/4 माइनस कर देंगे, मतलब यही सारी चीजें रखी है जो अभी हमने बनाई है, और हर पॉइंट में π/4 आप माइनस कर दीजिए, मतलब इस वाले ग्राफ में हर पॉइंट में π/4 माइनस कर दीजिए। समझे कि नहीं। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4। ओके, पहले आप इतना समझिए, आप इसमें देखिए, पहले आपको इतना समझ में आया।
तो y इज इक्वल टू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू fx से y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस a का ग्राफ बनाने के लिए अपने ओरिजिनल ग्राफ को a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने हर पॉइंट में ओरिजिनल ग्राफ में π/4 ऐड कर देंगे और ग्राफ एज इट इज बना देंगे, ठीक है। और यही काम आप y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a करेंगे, यानी आप अपने ओरिजिनल ग्राफ में इसको क्या करेंगे, π/4 माइनस कर देंगे। नहीं बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं चेक करना होता है। यश बेटा, हम तुम्हारे पूरे मैसेज पढ़ नहीं पा रहे, तुम बीच में बोल दिया करो। नहीं बेटा, इसमें क्या कहते हैं, पूरा क्या कहते हैं, इसमें सिमेट्री वगैरह नहीं होती है, मतलब सिमेट्री वगैरह चेक नहीं करनी है। इतनी देर में आप लोगों ने 9 मैसेज कर दिए हैं अभी तक। चलो देखते हो। यस बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं भेज दूंगा। ओके सर। तो ठीक है, तो ये आप ग्राफ बिल्कुल समझ गए होंगे बेहतर तरीके से कि ग्राफ बनना कैसा है। चलिए सभी बच्चे क्या करिए, अपनी कॉपी में y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बनाइए। सभी बच्चे अपनी कॉपी में y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बनाइए। ग्राफ तो काफी टफ होते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक तो पता हो, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो sin x है वो अपनी वैल्यू जो होता है वो 1 सिर्फ एक जगह वैल्यू नहीं लेता है, वो 1 कई जगह वैल्यूज ले सकता है, जैसे π/2, 5π/2 लाइक दिस। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जनरल सॉल्यूशन बताया जाता है। अगर sin x इज इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म है तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब आपने कहा कि सर इसको क्रॉस चेक करके बताइए क्या ये जनरल सॉल्यूशन पूरी तरीके से सही है। हमने कहा अच्छा चलो एक छोटा सा वैल्यू लिख के आपको चेक कराते हैं। जैसे हमने लिख दिया sin x इज इक्वल टू 0, लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 क्या होता है, 0 तो sin 0 ही होता है, तो क्या बन गया, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा बन गया। अल्फा की जगह क्या है, 0 है, तो आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x क्या आ गया, n पाई, जहां पर n क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप चेक कर लो आपने गलत निकाला है कि सही निकाला है, चेक कर लो, आप खुद ही चेक कर लो। n की जगह 1 डालोगे तो sin पाई बन जाएगा, sin पाई चेक करो 0 होता है, n की जगह 2 डालो 2 पाई बन जाएगा, 0 होता है, n की जगह 3 डालो 3 पाई 0 होता है। तो साइन सिर्फ 0 पे 0 थोड़ा ना होता है, इसीलिए मैंने आपको एक जनरल सॉल्यूशन निकाल के दे दिया कि x इज इक्वल टू n पाई पर साइन क्या होता है, 0 वैल्यू लेता है। अब बच्चों आपको अगर जनरल सॉल्यूशन कभी भी निकालना हो और अगर आपके पास फॉर्म बन जाए sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, तो आपको याद रखना होगा कि जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। क्या हो गया, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। ओके, ये बेटा कैसा क्वेश्चन है, 0 sin 0 बेटा 0 ही होता है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तभी आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, आपको और समझ में आएगा। पहले आप हेडिंग डालो सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बता दीजिए क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है सर। एक बार वैल्यूज पुट अप करके एक बार बता दीजिए। हाँ, वैल्यूज पुट करके तो बताओ। वैल्यूज हाँ, अभी पुट अप बता करने रहे वाला n की प्लेस पे। हाँ हाँ, अभी बता रहे हैं। इधर देखो बच्चों, देखो अभी आपने जनरल सॉल्यूशन क्या निकाला sin x इज इक्वल टू 0 का, क्या निकाला है, x इज इक्वल टू n पाई निकाला है। इधर ध्यान दो, ये देखो x इक्वल टू n पाई, अभी तो आपने निकाला sin x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई, यही तो निकाला है ना, जहां पे n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो आप वैल्यूज डाल के खुद चेक कर लो, n की जगह 1 डालो तो क्या आएगा इसमें, क्योंकि n तो इंटीजर है ना, वो सारे इंटीजर्स वैल्यू ले सकता है। n की जगह 1 डालोगे तो आप कहां खड़े हो जाओगे, ध्यान दो, आप यहां पर खड़े हो जाओगे, और साइन पाई देख लो, यहाँ पे 0 है। n की जगह 2 डालोगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई पे देखो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां भी वैल्यू y की 0 होगी, साइन x की वैल्यू 0 हो जाएगी।
-5 पे भी 0 होगी, -2 पाई पे भी 0 होगी। तो आप डायरेक्ट इस तरह से क्रॉस चेक कर लो। इसीलिए हम लोग बच्चों को लर्न करवा देते हैं कि जो साइन एन पाई है वो 0 होता है, जहां पर एन क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तो हम लोग बच्चों को डायरेक्टली लर्न करा देते हैं। ओके, तो बच्चों आप ध्यान देना, मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। जरा इधर सभी बच्चे ध्यान दें स्क्रीन पे, और बस आप तसल्ली रखिए, क्लास आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्लास आपकी जल्दी खत्म होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। अभी आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन होगी तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इनकी प्रूविंग्स भी है, लेकिन प्रूविंग्स अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि आपको जनरल सॉल्यूशन पता हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा, तो आप सारे जनरल सॉल्यूशन उसके किसके ऐसे लिखेंगे, इस तरह से। अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर अगेन n जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और यदि कोई लिख देता है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों ये 3 तरह के जनरल सॉल्यूशंस मैंने आपके अभी लिखे हैं स्क्रीन पे। आप इसको पहले लर्न कर लीजिए कि इस फॉर्म का आएगा तो जनरल सॉल्यूशंस किस तरह से लिखे जाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से बताने भी जा रहा हूं, तो आप जल्दी समझ जाओगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा। ठीक, जेड सिंबल होता है इंटीजर्स का। जो जेड सिंबल होता है बच्चों, वो एक इंटीजर का सिंबल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बस एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। देखो मैं आपको क्रॉस चेक कराता हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको लिखा साइन, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो मैंने आपसे पूछा जनरल सॉल्यूशन बताओ, मतलब ऐसे थीटा बताओ जिसमें साइन हर बार वैल्यू अपनी √3/2 ले। ये इसका हिंदी मतलब हुआ, हिंदी में। तो मेरे क्या लिखने हैं, इसके जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं। फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। तो आप कहोगे सर हम तो ऐसे लिखते थे कि √3/2 होता है सर। √3/2 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, π/3। तो देखो बच्चों फॉर्म बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो बच्चों कितना आसान है जनरल सॉल्यूशंस लिखना। तुरंत आपका चेक करो आंसर आ गया। बस आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अगर आप यहां पर n की डिफरेंट वैल्यूज डालते रहेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज थीटा की मिलती जाएंगी, जहां पे साइन थीटा क्या होगा, √3/2 होगा। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो n की बच्चों, अच्छा तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, ओके ओके ओके। तो बच्चों और भी आप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आप और भी मैं आपको करा सकता हूं, आप देख लो आराम से। जैसे मैंने लिखा cosec थीटा इज इक्वल टू 2, दैट मींस cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो उसका मतलब sin थीटा क्या आ गया, हाफ आ गया। अब बच्चों sin थीटा हाफ कब होता है, sin 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 पे। अब बच्चों देखो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखो बच्चों मैंने आपको जनरल सॉल्यूशंस लिखने का बताया तरीका। बाकी ये क्लास का लास्ट मोमेंट है, तो मैं आपको अगली क्लास पे, जो भी आपकी क्लास पड़ेगी उसमें आपको और भी ज्यादा बताऊंगा कि कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस। पहले तो आप इतना देखो आपको इतना क्लियर है कि नहीं, ऐसा ना हो यही ना क्लियर हो आपको। क्लियर है।
तो ठीक है बच्चों, अगर ये क्लियर है आपको तो ये अच्छी बात है फिर तो। तो अब बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, वरना आप लोग थक जाते हो जल्दी। हाँ बच्चों, ये जो फॉर्म है ये तो आपको लर्न करनी होती है, ये इसकी प्रूविंग नहीं आती है कभी भी। आपको ये फॉर्म अभी लर्न करनी होगी, लेकिन मैं प्रूविंग आपको बाद में अलग से बता दूंगा। ये फॉर्म बाय द वे आपको लर्न करनी होती है। मैं आपको एक कॉस का भी करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको कॉस का समझ में आ जाए। ठीक है, एक कॉस का भी करके दिखाते हो, तो जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखा हाफ, तो ऐसे थीटा बताओ जिसपे कॉस हमेशा हाफ होता हो, तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने, तो जनरल सॉल्यूशन आप निकालिए। तो आप कहेंगे सर जो हाफ होता है वो cos 60 डिग्री पे होता है, यानी कि π/3 पे। तो सर फॉर्म बन गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और अपनी स्क्रीन पे पीछे जाके देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का मतलब क्या होता है। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या होता है, n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये cos का फॉर्म हो गया। तो आपको ये लर्न करना होगा कि कभी भी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग को क्लास समझ में आ गई होगी पूरी, जितना मैंने पढ़ाया। और मैंने आपको अगले टर्न पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत अच्छी तरीके से आपको और भी बताऊंगा, बस आपको अगले टर्न पे क्लास